हेलो बच्चों, मैं आपका गणित शिक्षक कमलेंद्र हूँ। आज हम लोग कक्षा 10 गणित के अध्याय 1 वास्तविक संख्याएं के अंतर्गत प्रश्नावली 1.1 जो कि आपकी किताब में पेज 8 पर है कि प्रश्न संख्या 3 में दिए गए प्रश्न के हल को समझने का प्रयास करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, प्रश्नावली 1.1 की प्रश्न संख्या 3 में दिया गया है कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना या आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो इसमें आप देख रहे हैं कि एक सेना की टुकड़ी है जिसमें 616 सदस्य हैं और एक आर्मी का बैंड है जिसमें 32 सदस्य हैं और आर्मी बैंड के पीछे सेना की टुकड़ी को मार्च करना है। और हमें यह ध्यान रखना है कि आर्मी की टुकड़ी यानी सेना की टुकड़ी, साथ ही साथ आर्मी बैंड के सदस्य, ये सभी जब समूहों में मार्च करेंगे, ये दोनों समूह जब मार्च करेंगे तो दोनों समूहों के जो स्तंभ होंगे वो समान संख्या में होंगे। यानी जितने स्तंभ आर्मी की या सेना की टुकड़ी जिसमें कि 616 सदस्य हैं, वे जितने स्तंभों में मार्च करेंगे उतने ही स्तंभों में आर्मी बैंड के जो 32 सदस्य हैं वे भी उतने ही स्तंभों में मार्च करेंगे। और साथ ही साथ प्रश्न में यह दिया गया है कि ऐसे स्तंभों की हमें अधिकतम संख्या बतानी है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो इस प्रश्न को हल करने से पहले हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि हमें स्तंभों की संख्या को ज्ञात करने के लिए कि अधिकतम संख्या को ज्ञात करने के लिए क्या करना है, कैसे हम उसे ज्ञात करेंगे। तो पहले हम इससे संबंधित थोड़ा रफ कार्य करेंगे। जैसा कि मैं पहले भी अपने प्रश्नों के हल जो मैंने अभी तक दिए हैं आपको वीडियो के माध्यम से, उनमें मैंने काफ़ी कुछ रफ कार्य किया है पहले, और उसे लाल रंग के बॉक्सेस में उस रफ कार्य को मैंने लिखा है। और यहाँ पर भी वैसे ही एक मैंने जो भी बॉक्स बनाए हैं लाल रंग के, वे सब रफ कार्य हैं। इन्हें आप अच्छी तरह से समझ लें। ये प्रश्न के वास्तविक हल का हिस्सा नहीं होते हैं। ये केवल वास्तविक हल लिखने में हमारी मदद करते हैं या दिए गए प्रश्न को हल कैसे करें उसके बारे में हमें रास्ता सुझाते हैं। और इसीलिए ये महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन बैकग्राउंड में होते हैं ये, और इन्हें वास्तविक हल के साथ लिखना आवश्यक नहीं होता है। लेकिन आपको चूँकि हम यहाँ पर समझा रहे हैं कि कैसे हल हम यहाँ पर ज्ञात कर रहे हैं, तो इसलिए इस रफ वर्क का दिया जाना आवश्यक है। यहाँ पर आवश्यक है, लेकिन परीक्षा में या वास्तविक हल जहाँ कहीं भी हमें लिखना हो तो वहाँ पर इस रफ कार्य को देना ज़रूरी नहीं है। इस रफ कार्य को आपके लिए लिखना ज़रूरी नहीं है। यह सदैव याद रखें, इतना लंबा हल आपको नहीं लिखना है, केवल यह समझने के लिए आपको दिया गया है। तो इसमें कोई भ्रम आपके मन में ना उत्पन्न हो, इसीलिए मैं इसे स्पष्ट कर दे रहा हूँ।
वास्तविक हल जो होगा वह इनके अतिरिक्त होगा। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, इन 3-4 लाइनों में, 5 लाइनों में ही आपका वास्तविक हल है, और शेष ये पूरा पेज जो हल से भरा हुआ है, इसमें अधिकांश भाग रफ वर्क है, अर्थात बैकग्राउंड में जो कार्य होते हैं वो इसी तरह से होते हैं। तो उसमें काफ़ी मेहनत होती है, और जो सामने और वास्तविक रूप में परिणाम होता है वह बहुत छोटा होता है। वही उसी रूप में यहाँ पर आपके दिए गए प्रश्नों के हल भी इसी रूप में हैं। तो हम सबसे पहले यह जानेंगे कि हमें स्तंभों की अधिकतम संख्या के लिए क्या करना है, कैसे ज्ञात करना है। तो इस प्रश्न को समझने का प्रयास करते हैं एक बार रफ वर्क के अंतर्गत। यहाँ पर देखिए, माना 616 सदस्यों वाली सेना की टुकड़ी के सदस्यों को हम कैपिटल ए से और 32 सदस्यों वाले आर्मी बैंड के सदस्यों को कैपिटल बी से प्रदर्शित करें, ये मैंने लिखा हुआ है। तो माना दोनों समूहों के समान संख्या वाले स्तंभों अर्थात कॉलम्स की संख्या स्मॉल सी है, ये मैंने लिखा हुआ है। यानी जो सवाल में दिया गया है, प्रश्न में दिया गया है कि दोनों समूह कौन कौन, एक 616 सदस्यों वाली सेना की टुकड़ी है और दूसरा 32 सदस्यों वाला आर्मी बैंड है। तो उसमें उनके जो स्तंभ बनेंगे, दोनों समान संख्या में स्तंभ बनने हैं, तो उसको मैंने सी मान लिया, स्मॉल सी मान लिया है। अब अगर हम ऐसा करते हैं कि स्तंभ की संख्या हमारी निश्चित हो जाती है, तो जब वो ये टुकड़ी और आर्मी बैंड के सदस्य स्तंभों में खड़े होंगे तो निश्चित रूप से स्तंभों की संख्या तो सी होगी, लेकिन पंक्तियों की संख्या कितनी होगी यह भिन्न भिन्न होगी। तो 616 सदस्यों की कुल पंक्तियां यदि हम मान लें स्मॉल ए है, और 32 सदस्यों वाला जो आर्मी बैंड है उसकी कुल पंक्तियां यदि हम स्मॉल बी मान लें, तो उस स्थिति में अगर हम उन्हें व्यवस्थित करेंगे तो आप कुछ हद तक देखेंगे तो इस तरह का पाएंगे कि बी से हमने दिखाया है किसको, आप जानते हैं आर्मी बैंड के सदस्यों को हमने कैपिटल बी से दिखाया है, और ये सी स्तंभ है, ऐसे करके सी स्तंभ होते हैं खड़े, और ऊपर से नीचे आप कह सकते हैं स्तंभ है, और बाएं से दाएं ये पंक्तियां हैं। तो अगर आर्मी बैंड के सदस्य सी स्तंभों में खड़े होते हैं या मार्च करते हैं, तो उस स्थिति में उनकी यदि हम मान लें कि बी पंक्तियां, बी लाइंस बनती हैं, ये हम मान सकते हैं। इसी प्रकार अगर 616 सदस्यों वाली जो सेना की टुकड़ी है उसके सदस्य अगर सी स्तंभों में खड़े होते हैं, यहाँ पर देख रहे हैं आप, सी स्तंभों में खड़े होते हैं, तो उस स्थिति में यदि उनकी ए पंक्तियां बनती हैं, अर्थात 616 सदस्यों वाले सेना की टुकड़ी की ए पंक्तियां बनती हैं और सी स्तंभ होते हैं, तो उन्हें हम इस रूप में मान सकते हैं। अब अगर इस प्रकार से हम देखें तो 32 सदस्य जो हैं वो सी स्तंभों में और बी पंक्तियों में व्यवस्थित हैं, तो ये निश्चित रूप से सी गुणे बी अगर हम करें, स्तंभों की संख्या और पंक्तियों की संख्या को गुणा करें तो वो बराबर 32 के होना चाहिए, और उसी को यहाँ पर लिखा गया है बी गुणे सी बराबर 32। इसी प्रकार 616 सदस्यों की जो आर्मी है या सेना की टुकड़ी है उसके सदस्य चूँकि सी स्तंभों में हैं और ए पंक्तियों में हैं, तो अगर हम सी स्तंभों और ए पंक्तियों की गुणा करें तो उस स्थिति में वो 616 के बराबर होना चाहिए। उसे ही हमने यहाँ पर ए गुणे सी बराबर 616 लिखा है, ये आप देख रहे हैं। इस प्रकार से हम ये देख रहे हैं कि 616 का एक गुणनखंड सी है और 32 का भी एक गुणनखंड सी है। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि सी 616 और 32 दोनों को विभाजित कर रहा है, पूर्ण रूप से विभाजित कर रहा है। वही यहाँ पर लिखा गया है, सी से 616 और 32 दोनों पूर्ण रूप से विभाजित हो जाती हैं। अब इससे हमें पता क्या चलता है? इससे हमें ये पता चलता है कि सी जो है वो 616 और 32 का सार्वभाजक है, यानी दोनों का भाजक है, कॉमन
फैक्टर है। और कॉमन फैक्टर या सारभाजक को हम समापवर्तक भी कहते हैं, ये आपको पता होना चाहिए कि हम इसे समापवर्तक भी कहते हैं। जो दोनों 32 और 616 दोनों का अपवर्तक है या भाजक है, उसे हम सार्वभाजक भी कह सकते हैं या समापवर्तक भी कह सकते हैं, अंग्रेजी में कॉमन फैक्टर कहते हैं। अब समान संख्या वाले स्तंभों की अधिकतम संख्या हमें ज्ञात करनी है। समान संख्या वाले स्तंभों की अधिकतम संख्या हमको ज्ञात करनी है। ये प्रश्न में दिया गया है, हम कुछ अपने मन से नहीं कर रहे हैं, ये प्रश्न में दिया गया है। अधिकतम संख्या हमको ज्ञात करनी है। इसका अर्थ ये हुआ कि सी का मान अधिकतम होना चाहिए, जो कि क्या है, समापवर्तक है, कॉमन फैक्टर है। और अगर सी का मान अधिकतम होना चाहिए और वो समापवर्तक है, तो इसका मतलब क्या है कि सी अधिकतम अर्थात महत्तम, और उसको हम अंग्रेजी में हाईएस्ट कहते हैं, या हिंदी में समझें तो और समझें तो बड़े से बड़ा हो या सबसे बड़ा हम कह सकते हैं, वो होना चाहिए। तो सी का मान अधिकतम होना चाहिए, या हम कहें महत्तम होना चाहिए, या हाईएस्ट होना चाहिए, या बड़े से बड़ा होना चाहिए, सबसे बड़ा होना चाहिए। अर्थात हम कह सकते हैं सी का मान महत्तम होना चाहिए। और महत्तम होना चाहिए तो हम कहें ये, और सी समापवर्तक है वह हमने पहले ही जान लिया था, तो हम यह कहेंगे समापवर्तक सी को महत्तम होना चाहिए। इसका अर्थ यह हुआ। और अगर समापवर्तक सी को महत्तम होना चाहिए तो उसे हम यह भी कह सकते हैं कि सी को महत्तम समापवर्तक होना चाहिए, या वो सी जो होगा वो महत्तम समापवर्तक है, अर्थात HCF है, मासा है। और सी ही हमको ज्ञात करना है। तो सी हमें ज्ञात करना है, तो इसका अर्थ क्या हुआ कि हमें 616 और 32 का HCF अर्थात मासा ज्ञात करना है। तो अब आपको ये स्पष्ट हो गया होगा कि इस प्रश्न में का हल जो हमें ज्ञात करना है वो वास्तव में यही है कि किसी तरह से हम 616 और 32 का मासा ज्ञात कर लें। और मासा ज्ञात करने के लिए दो विधियां हमारे पास हैं। एक भाग विधि से हमने मासा ज्ञात करना छोटी क्लासेस में सीखा है, और इस कक्षा 10 में हमने यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के माध्यम से सीखा है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से मासा ज्ञात करने के लिए सरल विधि यह होती है कि हम भाग विधि से पहले रफ में मासा ज्ञात कर लें, जो कि हमने यहाँ पर ज्ञात किया है। आप देख रहे हैं 32 से 616 में भाग किया है। पहले एक बार भाग गया है तो 32 घटा है 616 में से। यहाँ पर 61 के नीचे 32 लिखा है, तो उसमें से 61 में से 32 घटा है तो 29 आया है। और 29 के बाद 6 को उतारा गया है, 296 बना है। 296 में 32 9 बार गया है, और इस प्रकार 288 घटा है, और 288 घटा है जब तो 8 आया है। तो जो 8 शेषफल आया, 19 बार 32 जब 616 में गया तो 8 शेषफल आया, वह 8 अब जो शेषफल है वह अब भाजक हो जाएगा। जब भाग विधि से मासा ज्ञात करते हैं तब यही हम करते हैं, जो शेषफल होता है वो भाजक बन जाता है, और जो उससे पूर्व का जो भाजक होता है वह भाज्य बन जाता है। और इस स्थिति में 32 भाज्य हो जाएगा, और भागफल हमारा इस प्रकार 4 आएगा यहाँ पर। और 32 में से 32 घटेगा, और जब घटेगा 32 तो उस स्थिति में हमें शून्य शेषफल प्राप्त होगा। और जब शून्य शेषफल प्राप्त हो जाता है तो भाग करने की क्रिया हमारी यहीं पर समाप्त हो जाती है। ऐसी स्थिति में हम देखते हैं कि अंतिम भाजक क्या है। यहाँ पर अंतिम भाजक 8 है, और इसलिए अंतिम भाजक जो 8 है वही अभीष्ट मासा होता है भाग विधि में। तो ये तो भाग विधि से मासा ज्ञात करना है, लेकिन यहाँ पर यह रफ कार्य है। और रफ यहाँ पर हम देख रहे हैं भाग विधि में 2 चरण हैं भाग के। एक चरण यहाँ से यहाँ तक है, जब 8 शेषफल आता है। 32 से हम 616 में भाग करते हैं तो 19 भागफल आता है और 8 शेषफल आता है। ये पहला चरण है। और उसके बाद दूसरा चरण वो है कि जब 8 से हम 32 में भाग करते हैं, 4 भागफल आता है, शेषफल 0 आता है। यह दूसरा चरण है। इन्हीं दोनों चरणों को हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में भी लिखते हैं। बस हमें यह ध्यान रखना है कि जब भी हम लिखते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में, तो वह यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के आधार पर लिखते हैं। और यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में वास्तव में कुछ नहीं होता है, सिर्फ भागफल से भाग की संक्रिया से प्राप्त जो परिणाम होता है, जिसके बारे में हम पहले से जानते हैं, परिणाम कहें या संबंध कहें, वही उसी संबंध का हम लोग यहाँ पर प्रयोग करते हैं। बस हमें यह ध्यान रखना है कि जो हम उसे a बराबर BQ प्लस R के रूप में लिखते हैं, यहाँ पर आप देख रहे हैं। और यह हमें ध्यान रखना है कि भाजक B के रूप में होता है, भाज्य A के रूप में होता है, भागफल Q के रूप में होता है,
और शेषफल आर के रूप में होता है। और फिर हम इसके बाद ए बराबर बी क्यू प्लस आर के रूप में इस संबंध को लिखते हैं, जो कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में भी दिया गया है और भाग की संक्रिया से प्राप्त परिणाम या संबंध भी है। तो अब हम यहाँ पर जब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, अब ये फेयर हल यहाँ पर हमने लिख दिया है कि यहाँ से हल आपका शुरू होता है, वास्तविक हल यहीं से शुरू होता है और सिर्फ इतना है, 3 और 3 6 लाइनों में, 7 लाइनों में यहाँ पर छोटी छोटी लाइनों में समाप्त हो जाता है। सिर्फ इतना ही आपको हल के रूप में लिखना है। शेष पहले का जो भी हमने किया है वह सब रफ कार्य है। तो अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से HCF निकाल रहे हैं 616 और 32 का अगर हम ज्ञात कर रहे हैं, तो जो भाग विधि के दौरान पहला चरण था उसे हम लिखेंगे। उसमें लिखने का तरीका क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर हमेशा ध्यान रखिए, और ए का मतलब होता है भाज्य। ए का मतलब भाज्य, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं भाज्य है 616, तो यहाँ पर 616 लिखेंगे। ए बराबर बी, बी का मतलब भाजक, और भाजक यहाँ है 32, तो 32 लिखेंगे। गुणे, गुणे की जगह गुणा हो गया। और फिर क्यू, क्यू का मतलब भागफल, भागफल 19 आया इसलिए हमने यहाँ 19 लिख दिया। और इसके बाद धन, धन आ जाता है। ए बराबर बी क्यू प्लस होता है, फिर आर होता है, आर का मतलब शेषफल, शेषफल यहाँ पर 8 आया था पहले चरण में, तो पहले चरण में शेषफल 8 आया तो उसको हमने यहाँ लिख दिया। फिर अब दूसरा चरण शुरू हो जाता है, तो दूसरे चरण में फिर वही काम करेंगे। भाज्य, ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, ए यहाँ पर भाज्य है तो भाज्य का मतलब 32 है, यहाँ पर भाज्य 32 भाज्य है तो यहाँ 32 लिखेंगे दूसरे चरण में। फिर बराबर, फिर बी होता है तो बी की जगह क्या होना चाहिए, भाजक, तो यहाँ भाजक 8 है इसलिए आप यहाँ 8 लिखेंगे। फिर गुणे, और बी क्यू का मतलब बी गुणे क्यू होता है इसलिए बी गुणे क्यू, क्यू का मतलब भागफल, भागफल यहाँ पर कितना है 4, तो आप 4 लिखेंगे यहाँ पर, और यहाँ हमने 4 लिख दिया। फिर धन, ए बराबर बी क्यू धन, धन हो गया आर, आर का मतलब शेषफल, शेषफल यहाँ पर आप देख रहे हैं दूसरे चरण में शून्य है, इसको हमने यहाँ पर शून्य लिख दिया। अब जब शेषफल शून्य आ जाता है तब हमारा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की क्रिया जो है वो अंतिम चरण में आ जाती है, तब हमें यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग नहीं करना होता है। अब इस स्थिति में हम देखते हैं कि अंतिम भाजक क्या है, तो अंतिम भाजक यहाँ पर 8 है, और अंतिम भाजक 8 है इसीलिए HCF 616 और 32 का जो होगा वह 8 के बराबर होगा, अर्थात अंतिम भाजक के बराबर होगा। और अंतिम HCF 616 और 32 का जो HCF है वही स्तंभों की अधिकतम संख्या C है, इसलिए हम अतः करके उत्तर लिख देंगे, अतः स्तंभों की अभीष्ट अधिकतम संख्या बराबर 8, और यही आपका उत्तर हो जाता है इस प्रश्न के लिए। कैसे आया वह आपने जान लिया, बस यह ध्यान रखना है कि वास्तविक हल सिर्फ इतना है, शेष जो कुछ भी लाल बॉक्स के अंदर लिखा हुआ है वह आपका रफ कार्य है इस सवाल से संबंधित, सवाल के हल से संबंधित। बस धन्यवाद, इस वीडियो में बस इतना ही।